हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से रिलेटेड क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो 10th बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अति आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। तो चलिए, जैक बोर्ड के द्वारा जो दिया गया है उसको हम लोग कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? कौन जो है वो सही वर्णन करता है चुंबकीय क्षेत्र के बारे में? तो पहला क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार की लंबवत होती है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं अरीय होती है जिसका उद्भव तार से होता है, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाएं का केंद्र तार होता है। थोड़ा हिंदी बड़ा अजीब क्लिष्ट पूछता है जी, इंग्लिश देखिए बड़ा अच्छा लगेगा पढ़ने में। द सेंटर ऑफ द कंसेंट्रिक, देखिए ये इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, तो चलिए आप लोग को हिंदी अच्छा लगता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाएं का केंद्र तार होता है, तो ये क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं सीधा तार होता है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होता है, इसके चारों तरफ इस तरह से होता है, संकेंद्रीय वृत्त होता है। तो ये डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो परिघटना है वो क्या है? तो किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है, किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन कराने की प्रक्रिया है। तो बताइए क्या है यहाँ पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। बहुत अच्छा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको किसी भी गेस्ट पेपर में इस तरह का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपेक्षिक गति, रिलेटिव वेलोसिटी होता है। कुंडली और चुंबक के बीच में गति, चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति के कारण क्या होता है, प्रेरित विद्युत धारा। यहाँ पे कुंडली है, इसके सामने हम लोग क्या होगा, चुंबक को लेकर आएंगे नॉर्थ या साउथ को, तो इसके नज़दीक लेकर के आएंगे या इससे दूर लेकर के जाएंगे, तो इसमें क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो ये सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? तो विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है उस युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, जनित्र, विद्युत जनित्र कहते हैं। जनित्र का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जनरेटर। ये देखिए जनरेटर यहाँ पे हो गया, तो जनरेटर का हिंदी क्या होता है, जनित्र, तो जनरेटर होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी एसी जनित्र, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में एक मूलभूत अंतर क्या है? तो एसी जनरेटर क्या होगा, एसी करंट निकालेगा और डीसी करंट क्या निकालेगा। तो एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है, जबकि डीसी मोटर में अस्थायी चुंबक होता है। डीसी जनित्र उच्च वोल्टता पर का जनक होता है, एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनक होता है। एसी में सर्पी वलय होते हैं, जबकि डीसी में दिक् परिवर्तिक होते हैं। ये सबसे अच्छा है। इसमें क्या होता है, एसी जो जनरेटर होता है उसमें जो सर्पी जो होता है वो वलय होते हैं, और डीसी में क्या होता है, दिक् परिवर्तित होता है। वहाँ पे दिक् परिवर्तित होता है, वो कटा हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्प्लिट रिंग होता है, स्प्लिट रिंग। देखिए इंग्लिश में लिखा होगा स्प्लिट। देखिए एसी जनरेटर है स्प्लिट रिंग, स्लिप रिंग, एंड ये है कम्यूटेटर, वो स्लिप रिंग और वो कम्यूटेटर रखता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, सर्पी वलय और दिक् परिवर्तक। अगला क्वेश्चन है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ये देखिए आपका जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, बोर्ड प्री बोर्ड जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो लघु पथन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट सर्किट समय विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा कि विद्युत फ्यूज जो है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो विद्युत घंटी जो है वो किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है, तो ये सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, विद्युत घंटी चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है? तो डायनेमो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। डायनेमो जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है डायनेमो।
विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? निर्वात रहता है, वायु भरी होती है, अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस भरी होती है, या हाइड्रोजन गैस भरी होती है? तो कौन सी होती है? निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस। निष्क्रिय या अक्रिय बोले एक ही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विधुन्मय तार किस रंग का होता है? विधुन्मय यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इंग्लिश नहीं, आपको हिंदी नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश देखिए। लाइव वायर, जो गरम तार होता है, लाइव वायर मतलब गरम तार, तो गरम तार किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है, तो ये क्या होगा? लाल रंग का होगा। ठंडा तार काला रंग का, न्यूट्रल हरा रंग का। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है? तो जो उदासीन होता है वो कैसा? काला रंग का। सॉरी, उदासीन रंग का कौन होता है? तो काला तार जो होता है वो उदासीन तार होता है, न्यूट्रल होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होगा? तो टेस्ला। टेस्ला जो है वो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है, टेस्ला। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा, जब चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है? बल उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? चालक पर बल उत्पन्न होता है, तो ये सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षक बल उत्पन्न करती है, चालक पर बल उत्पन्न करती है, इसमें से कोई घटना नहीं होते, तो क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन होगा, चालक पर बल उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, विचुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। बताइए किससे बल की दिशा को हम लोग प्राप्त करते हैं? तो बल की जो दिशा है वो फ्लेमिंग बामहर्स्ट नियम से होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, बल की दिशा के लिए क्या करते हैं? फ्लेमिंग बामहर्स्ट नियम से हम लोग क्या करते हैं? वो बल की दिशा निकालते हैं। तो ये ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अब फ्लेमिंग बामहर्स्ट नियम क्या होता है वो आगे होगा, लघुत्तरीय में उसमें समझा देंगे। चलिए अब आ गया अति लघुत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? उस पर जो बल लगता है वो कब अधिकतम होता है ये बताना है। तो वहाँ पे जो बल लगता है वो क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ठीक है। ये देखिए, ये जो फोर्स लगता है वो IBL साइन थीटा होता है, IBL साइन थीटा होता है, और थीटा का वैल्यू क्या होता है? 90 डिग्री रहेगा। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। तो ये क्या होना चाहिए? लंबवत। ये थोड़ा सा आपको 12th क्लास में पढ़ना है, अब यहाँ पे 10th क्लास में इतना डिटेल से नहीं पढ़ना है, लेकिन यह अब समझिए, जब लंबवत रहेगा तब क्या रहेगा? बल अधिकतम होगा। ठीक है, अधिकतम कब होगा? जब वो लंबवत होगा। तो ये नंबर यहाँ पे क्या होगा? लंबवत लिखेंगे, 90 डिग्री पे होगा। लंबवत होता है तो ज़्यादा होता है। चीज़ को आप वहाँ से समझ सकते हैं, जो मोटर होता है ना, बीच में यह घूमता है ना, यहाँ दोनों तरफ से रहता है चुंबक और इसमें बीच में घूमता है, तो ये जब इस तरह से लंबवत रहता है, इसके खड़ा रहता है तो क्या होता है? ज़्यादा बल लगता है, समांतर रहता है तो कम बल लगता है। अगला क्वेश्चन है, कुछ ऐसी युक्तियों के नाम लिखे जिसमें विद्युत मोटर उपयोग किया जाता है, जो मोटर से चलता है। तो जैसे क्या हो गया? विद्युत पंखा हो गया, मिश्रको हो गया, मतलब क्या हो गया? मिक्सचर, जो हम लोग घर में चलाते नहीं हैं मिक्सचर, वो मिक्सरको नाम लिखा, कितना अच्छा हिंदी लिखा, मिश्रको मिक्सर को मिक्सरको दिखा। कंप्यूटरों में, रेफ्रिजरेटरों में आदि में कभी हम हिंदी जानते नहीं तो मिक्सर का हिंदी मिश्रको। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सब आप लोग लिख दीजिएगा, आप लोग तो स्मार्ट बॉय हैं, सब लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है? तो बताइए कब लघु पतन होता है? शॉर्ट सर्किट कब होता है? तो क्या कहता है? जब किसी विद्युत परिपथ में मतलब गर्म तार, मतलब विघुनमय तार, उदासीन तार, ठंडा तार संपर्क में आ जाते हैं तो प्रतिरोध के शून्य हो जाने के कारण लघु पतन होता है, और लघु पतन के कारण आग लग जाती है, विद्युत परिपथ में लगे उपकरण क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो वोल्टेज क्या होता है? जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध, वो शून्य हो जाता है, तो करंट क्या होता है? बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जो जब प्लस और माइनस दोनों टकरा जाता है तो प्लस और माइनस टकराने से क्या होता है? वहाँ पे क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है। तो ये हम लोग बोलेंगे विद्युत परिपथ में क्यों लगता है? क्योंकि दोनों तार संपर्क में आ जाते हैं। ठीक है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। आंसर को समझ देख लीजिए, विद्युत परिपथ में विघुनमय तार और उदासीन तार संपर्क में आ जाते हैं तो शून्य हो जाने के कारण लघु पतन होता है, आग लग जाती है और विद्युत परिपथ में लगे उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यह कथन सत्य है या फिर असत्य है? बताइए, विद्युत मोटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में निरूपित करता है। तो ये क्या होगा? ये गलत कथन होगा, ये सत्य नहीं होगा, क्योंकि विद्युत मोटर में हम लोग क्या करते हैं? करंट हम लोग देते हैं, विद्युत एनर्जी हम देते हैं और फिर वो चलता है।
तो यहाँ पे क्या होता है, विद्युत ऊर्जा क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। ये नहीं कि यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, ये गलत है। हाँ, जनरेटर में क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होगा। तो जनरेटर में भी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है, तो जनरेटर। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन करेगा, तो मोटर। तो ये उल्टा लिखा है, यहाँ पे देखिएगा उल्टा लिखा है। ये नहीं कि आप लोग बस पढ़ें बस मार दिए कि हाँ सत्य है। तो ये कथन क्या है, सही नहीं है, क्योंकि यह विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित। और ये उल्टा लिखा है, यांत्रिक को विद्युत में। तो क्वेश्चन को समझिए पढ़कर थोड़ा सा आप। क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है कौन, विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस तरह से एक लाइन में अपना स्पष्ट आंसर लिखिए। 2 नंबर वाला क्वेश्चन में, 3 नंबर वाला क्वेश्चन में बहुत अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी लंबी वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी क्षेत्र रेखाएं होती है, यह कथन सत्य है या असत्य। तो हम लोग क्या करते हैं, ये वृत्ताकार यहाँ पर कुंडली ले रहे हैं और इसके केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस तरह से होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, सीधी, इस तरह से सीधी होती है वो, ठीक है। और अगर सीधा तार है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होगा, ये वृत्ताकार होगा, जस्ट उसका उल्टा होता है। तो ये कथन क्या है, सत्य है, यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथों तथा साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए। तो 2 सुरक्षा उपाय कौन कौन है, तो यहाँ पे क्या होगा, अर्थिंग करना, मतलब विद्युत संपर्क तार, ठीक है। उपयोग 2 सुरक्षा उपाय क्या है, उसके अर्थिंग करना और विद्युत फ्यूज लगा दीजिए और अर्थिंग जरूर दीजिए, बहुत अच्छा अर्थिंग दीजिए और फ्यूज लगा दीजिए। तो आपका सारा जनित्र क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा, नहीं तो सब उड़ जाएगा, कुछ ऊपर नीचे वोल्टेज होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के 2 तरीकों की सूची बनाइए। 2 तरीका बताइए जिससे कि हम लोग क्या उत्पन्न करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के 2 तरीके क्या है, तो सबसे पहले क्या होगा, विद्युत धारावाही चालक में विद्युत धारा क्या होगा, प्रवाहित करेंगे। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने से भी क्या होगा, हमको चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। एक वृत्ताकार पास में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये क्या होगा, अपना सीधी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, इस तरह से वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। और अगर यहाँ पे कुंडली है और कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बीच से जाएगा। तो कुंडली में भी कर सकते हैं और उसमें भी सीधी तार में भी कर सकते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र बस करंट को प्रवाह करना है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूसंपर्क तार का क्या कार्य है, धातु के आवरण वाले विद्युत संयंत्रों में भूसंपर्कीय करना क्यों आवश्यक है। तो बताइए इसका क्या आवश्यक है। तो भूसंपर्कीय तार धातु के आवरण वाले विद्युत उपकरण जैसे विद्युत स्थिरी, रोस्टर आदि के सुरक्षा के उपयोग में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, धातु के आवरणों में संयोजित भूसंपर्कीय तार विद्युत धारा के लिए अल्प पथ प्रस्तुत करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उपकरण में धात्विक आवरण में विद्युत धारा का क्षरण होने, बहुत अजीब हिंदी लिखा है जी, विभव को बर्बाद हो जाएगा, जिससे बड़ा अजीब हिंदी लिखा है भाई। सबसे पहले तो क्लोज सर्किट करने के लिए ज़रूरी है, भूसंपर्क तार क्या है, क्लोज सर्किट के लिए ज़रूरी है। तो वहाँ पे क्या होगा, क्लोज सर्किट होगा, एक प्लस और एक माइनस मिल करके क्या होगा, क्लोज सर्किट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्लोज सर्किट के लिए लिखना चाहिए कि ये ज़रूरी है। तो हिंदी बड़ा कनिष्ठ लिखा है। ग्राउंड वायर इज, देखिए इंग्लिश तुम्हें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ग्राउंड वायर इज यूज टू सेफ्टी मेजर इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट विथ मेटल कॉजिंग सच इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर। द ground wire connected to the metal sheet present a short path of electric current. This ensures that when electric current is inwarded in the metal causing an appliance, the potential of that appliance will be equal to the ground potential, thereby protecting person using this application from electric shock. चलिए आप इसको देख लीजिएगा, ये बड़ा अजीब हिंदी लिखा है भाई इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ये क्वेश्चन अच्छा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के मुख्य गुण लिखें। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के मुख्य गुण क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है और दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती है। ये क्या होता है, उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है और दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ और साउथ हम लोग लिखते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो ये क्या होता है, उत्तरी ध्रुव से निकलता है और दक्षिणी ध्रुव में चला जाता है, इधर से निकलेगा और इधर चला जाएगा। तो इसमें इन होती है, इधर से निकलती है और इसमें इन होती है। और अंदर चुंबक के अंदर क्या होता है, साउथ से नॉर्थ, बाहर में होता है नॉर्थ से साउथ और चुंबक के अंदर क्या होता है, साउथ से नॉर्थ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है और दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती है। और भीतर में कहेगा चुंबक के भीतर, देखो यहाँ चुंबक के भीतर,
तो चुंबक के भीतर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उसके चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है। तो दक्षिणी ध्रुव से किधर जा रही है, उत्तरी ध्रुव की ओर। और ये क्या होता है, वक्र होता है, क्लोज सर्किट होता है। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती है, ये जरूर लिखेगा। ये क्या होती है, बंद वक्र होती है, पूरा क्लोज होती है। यहाँ से नॉर्थ साउथ जो होता है ना, तो ये पूरा क्या होता है, बंद होता है। इधर से निकला, इधर गया, फिर इधर चला गया, तो इसमें ये क्या होता है, वक्र होता है, पूरा बंद होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एक बंद वक्र होता है। तो ये तीनों लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। लिखने के बाद फिगर भी बना दीजिए, फिगर बनाइए, आराम से आपको मार्क्स मिल जाएगा। इसमें फिगर नहीं बना, लेकिन आप फिगर बनाइए। बहुत अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है? तो बताइए, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? तो क्योंकि अगर दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दो दो हो जाएगा। एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर बताएगा, एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर बताएगा। अब एक ही पॉइंट पर दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नहीं हो सकती है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। इसको किस तरह से हम लोग लिखेंगे, तो ये क्या लिखा है, चुंबकीय सुई सदा एक ही दिशा की ओर संकेत करती है। यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं तथा दिक्सूची में दो दिशाएं को संकेत किया जाता है, जो संभव नहीं है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। और ये फिगर बना दीजिए, सबसे अच्छा ये फिगर बना दीजिए कि इधर भी दिशा होगा, यही दिशा होगा, ये पॉसिबल नहीं है। फिगर जरूर बनाइए, इसमें फिगर नहीं बनाए, लेकिन आप जरूर फिगर को बनाइए। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या आवश्यकता है? जो वलय होता है वो विभक्त क्यों होता है, उसका क्या आवश्यकता है? इस तरह से विभक्त वाला वलय की क्यों आवश्यकता है? तो यहाँ पे क्या होगा, विद्युत मोटर में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करती है। वो किसका कार्य करती है, दिक् परिवर्तक का कार्य करती है। यह परपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित करने में सहायता करती है। विद्युत धारा के उत्क्रमित होने पर दोनों भुजाओं पर आरोपित बलों की दिशा भी उत्क्रमित हो जाती है। ठीक है, ये दिक् परिवर्तक अगर नहीं रहेगा, यहाँ पे विलय नहीं रहेगा, तो फिर क्या होगा, मोटर एक बार सीधा घूमेगा, एक बार फिर उल्टा घूमेगा। तो एक बार सीधा एक बार उल्टा घूमेगा तो कोई काम नहीं होगा, इसलिए एक ही डायरेक्शन में घूमता रहे। इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वो एक ही डायरेक्शन में मोटर घूमता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में अति भारण से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? अति भारण मतलब ओवरलोड से बचने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो क्या कह रहा है, विद्युत परिपथ में अति भारण से बचने के लिए निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। एक ही सॉकेट से अधिक विद्युत उपकरणों का संयोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, अति भारण होगा। अब एक ही बोर्ड दिए और एक ही बोर्ड से सारा चीज़ जोड़ दिए तो उससे भी क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, अति भारण होगा, वो उस बोर्ड जल जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है, उच्च शक्ति वाले जो संयंत्र हैं, जैसे कहीं पे हम लोग आयरन लगा रहे हैं, ठीक है, टीवी लगा हुआ है, आयरन हो गया, गीजर हो गया आदि, एक साथ स्विच वाले नहीं करना चाहिए, वो अलग स्विच में होना चाहिए गीजर ये सब का। तो गीजर ये सब के लिए अलग स्विच होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है? तो बताइए, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है? तो देखिए, फिगर यहाँ पे नहीं बनाया, तो फिगर ज़रूरी है। ये इन लोग क्या करता है, बस थोड़ा सा जल्दी से बन जाए, PDF तो नहीं बनाते हैं फिगर। तो चलिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि हमारा अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में की ओर इंगित करता है, तो हमारी अंगुलियां चालक के चारों ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा में लिपटी रहेगी। मान लीजिए ऐसे एक तार है और करंट इधर जा रहा है, तो अंगूठा को हम इस डायरेक्शन में लगा देंगे, ठीक है, और इस तार फिर हमारा क्या होगा, हमारा जो बाकी जो फिंगर है वो इसको जिधर लपेटेगा, जिस डायरेक्शन में लपेटेगा वो क्या होगा, विद्युत धारा की दिशा को बताएगा। सर ये हम उल्टा लपेट दिए हैं, ये उल्टा यहाँ पे होगा। ये देखिए, इस तरह से मान लीजिए कि ये तार में करंट जा रहा है, तो हम लोग दायां हाथ से पकड़ेंगे, बायां नहीं दायां हाथ से। तो दायां हाथ से अंगूठा इधर रखेंगे, तो इधर अंगूठा को रखेंगे, तो ये हमारा जो बाकी फिंगर है वो बाकी फिंगर इधर से इसको लपेटेगा, इधर से लपेटेगा, मतलब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरह से होगा, ये इस डायरेक्शन में होगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, तो वही चीज़ हिंदी में यहाँ पे किस तरह से लिखा है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार यदि मैं अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो हमारी अंगुलियां चालक के चारों ओर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा में लिफ्टी होगी। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके भी इसको पढ़ सकते हैं, याद कीजिए, 2 बार 4 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। चलिए अब आ गया दीर्घ उत्तरीय प्रस्थ। तो हम बताए थे कि फ्लेमिंग वाम हस्त नियम यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय में आपको बता देंगे। तो ये क्या दे रहा है, फ्लेमिंग वाम हस्त नियम लिखें। तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या कहता है, तो इस नियम के अनुसार जब हम अपने बाएं हाथ का, इस नियम के अनुसार जब हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी
मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार से फैलाते हैं कि यह तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। ये तीनों को इस तरह से फैलाना है कि तीनों क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो। ठीक है, इस नियम के अनुसार जब हम अपनी तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, तब यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा चालक में प्रवाही विद्युत धारा की दिशा को इंगित करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा को संकेत करेगा। ठीक है, तो हम अपना तीनों अंगुली के ये अंगूठा, ठीक है, फिर मध्यमा, ये तर्जनी और फिर यहाँ पे क्या होगा, मध्यमा। तो ये तीनों को अगर एक दूसरे के लंबवत हम लोग लगाएंगे और ये क्या करेगा, इस प्रकार फैलेंगे। यदि तर्जनी विद्युत क्षेत्र की दिशा को, ठीक है, तर्जनी जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करेगा। ठीक है, और अंगूठा चालक की गति को दिशा के निरूपित करेगा। एक मिनट। और मध्यमा जो है वो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की, ये आई के दिशा को निरूपित करेगा, तो ये वी या फिर एफ का दिशा को निरूपित करेगा। अंगूठा जो है ये वी या एफ के दिशा को निरूपित करेगा। तो फिगर भी वहाँ पे ज़रूर बनाइए। इसमें फिगर नहीं दिया है लेकिन फिगर आप बनाइए। हाँ, दिया है फिगर, ये देखिए। इस तरह से एक फिगर आपको बनाना ज़रूरी है। तो ये फिगर आपको बहुत काम देगा। बल हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। तो मध्यमा क्या हो गया, ये मध्यमा हो गया, ये इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये फोर्स की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की गति की दिशा को बताएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचे तथा विद्युत सिद्धांत और कार्यविधि को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, सिद्धांत। सबसे पहले विद्युत मोटर का आरेख खींचना है और इसका सिद्धांत को लिखना और कार्यविधि लिखना है। तो सिद्धांत क्या लिखा रहा है, विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांतों पर कार्य करता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर, ये चीज़ लिखिए। विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करने से चुंबकीय क्षेत्र वहाँ पे उत्पन्न होता है, इस पर वो कार्य करता है। तो विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब धारावाही चालक को, देखिए क्या लिख रहा है, जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है। इस बल की मदद से विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो उस पर बल उत्पन्न होता है, जिससे वो क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा वो घूमना शुरू कर देता है। इसका कार्य विधि देखिए, तो यहाँ पे कार्य विधि में यहाँ पे देखिए ये ABCD ये लगा हुआ है। यहाँ पे ये विद्युत मोटर का यहाँ पे बना हुआ है, ये इस तरह का फिगर हमको बना देना है यहाँ पे। तो ये नॉर्थ साउथ यहाँ पे हो गया, ये विद्युत मोटर हो गया और इस तरह का ये फिगर यहाँ पे बना हुआ होना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ब्रश हो गया। तो आप लोग अपना बुक से इसको फिगर को बनाइए या फिर वीडियो को पॉज करके यहाँ से भी आप फिगर बना सकते हैं। ये नॉर्थ साउथ को इस तरह से बना सकते हैं, सिर्फ इधर नॉर्थ और इधर ऐसे साउथ लिख करके काम हो जाएगा आपको। 3D फिगर अगर आपसे नहीं बनता है तो। इसका कार्य विधि किस तरह से है, तो क्या कह रहा है, चित्र में दर्शाए अनुसार विद्युत मोटर विद्युत रोधी तार की एक आयताकार कुंडली ABCD होती है। यह कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में दो ध्रुवों के बीच इस प्रकार रखा जाता है कि इसकी भुजाएं AB तथा CD चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो। इस तरह से रखा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र दिशा के क्या हो, लंबवत हो। कुंडली के दो सिरे विभक्त विलय के दो अर्ध भागों P और Q में विभाजित होते हैं। वलय क्या होना चाहिए, यहाँ पे वलय होना चाहिए, अर्ध भाग वाला होना चाहिए। इन अर्धभाग के भीतर सतह में विद्युत रोधी होती है तथा धुरी के से जुड़ी होती है। P तथा Q के बाहरी चालक सिरे के X और Y से स्पर्श। देखिए इसका एक वीडियो आप देख लीजिए, YouTube पे सर्च कीजिए विद्युत मोटर, उसका एक वीडियो देख लीजिए तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा समझाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और ये थोड़ा बोरिंग हो जाएगा आपके लिए। तो आप लोग अलग से वीडियो देख लीजिए विद्युत मोटर का, तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, लिखने के लिए यहाँ से सीख सकते हैं कि किस तरह से, ये बहुत ज़्यादा लिख दिया, इतना भी लिखने का आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, बैटरी से चलकर चालक X से होते हुए विद्युत धारा कुंडली ABCD में प्रवेश करती है और Y से होते हुए बैटरी के दूसरे टर्मिनल में वापस भी आ जाती है। कुंडली में विद्युत धारा का भुजा A से B की ओर, CD में C से D की ओर प्रवाहित होती है। AB और CD में विद्युत धारा का विपरीत दिशा होती है। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार इस पर जो आरोपित बल होते हैं वो अधोमुख धकेलता है। तो CD आरोपित एक ऊपर धकेलता है, एक नीचे से धकेलता है। इस प्रकार अक्ष पर घूमने से स्वतंत्र कुंडली को वामावर्त घूर्णन करती है। तो वो वामावर्त क्या होता है, घूमने लगता है कुंडली। तो चलिए हम आपको फिगर से यहाँ पे बता देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, नॉर्थ, और यहाँ पे क्या होता है इस तरह से साउथ। और ये जो कॉइल होता है ABCD, यहाँ पे जो नाम दिया गया ABCD, तो यहाँ पे क्या दिया ABC और D। तो जब इसमें करंट AB इसमें जा रहा है और CD में करंट इस तरह से आ रहा है, तो दोनों में करंट क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा, वामहस्त नियम के अनुसार दोनों पे बल अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, एक पे ऊपर की ओर, एक पे नीचे की ओर। तो जब ऊपर और नीचे किस पे बल लगेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, घूमने लगेगा। फिर ये जो वलय होता है तो वलय के कारण फिर वो चेंज हो जाता है, चेंज होने के कारण फिर उसी क्षेत्र दिशा में उसको घुमाता है।
करेंट के डायरेक्शन को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं वलय से, तो फिर उसी डायरेक्शन में घूमना शुरू हो जाता है, क्योंकि ठीक है। तो फिर क्या होता है, वो लगातार घूमता रहता है। तो इस चीज़ को आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया विद्युत मोटर। अब हम लोग कहाँ है, विद्युत जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में पूछा है। देखिए यहाँ पे क्या रहा है, विद्युत जनित रहे, तो एक या तो मोटर या फिर जनरेटर, दोनों में से एक कन्फर्म है कि पूछता ही पूछता है, या तो जनरेटर पूछेगा या फिर मोटर पूछेगा। तो मोटर अलग है, जनरेटर का सिद्धांत अलग है। मोटर क्या करता है, करेंट लेता है, फिर वो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक, और जनरेटर क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देखिए यहाँ पे ये जनरेटर है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग इसको घुमाते हैं, इसको हम लोग पहले घुमाते हैं, इसको घुमाते हैं, इसको घुमाने से क्या होता है, हमको करंट मिलता है। और उसको हम लोग घुमा नहीं रहे थे, उसमें हम लोग करंट दे रहे थे, और करंट देने के कारण वो क्या हो रहा है, घूम रहा था। इसमें हम लोग पहले घुमाएंगे तो फिर हमको करंट मिलेगा। कि पहले में क्या लिखा है, विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णन प्रदान करने में किया जाता है। मतलब इसका लिखना चाहिए, ये सिद्धांत पे काज करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इतना लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, क्रियाविधि क्या कर रहा है, विद्युत जनित में घूर्णी आयताकार कुंडली ABCD होती है, जिसे किसी अस्थायी चुंबक के दो ध्रुवों के बीच रखा जाता है। इस कुंडली के दो सिरे दो विलय R1 और R2 होते से संयोजित होते हैं। दो अस्थिर चालक ब्रूसों B1 और B2 को पृथक रूप से क्रमशः वलय R1 तथा R2 पर दबाए रखा जाता है। दोनों वलय R1 R2 के भीतर धुरी से जुड़े होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के भीतर स्थित कुंडली को घूर्णन गति देने के लिए इसमें धुरी को यांत्रिक रूप से बाहर से घुमाया जाता है, बाहर से घुमाते हैं। दोनों ब्रूसों के बाहरी सिरे बाहरी परपथ में विद्युत धारा की प्रवाह को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर से संयोजित होते हैं। जो करंट मिलेगा वो गैल्वेनोमीटर से हम लोग लगा देते हैं। फिर क्या कर रहा है, जब दो बैलों से जुड़ी धुरी को इस प्रकार घुमाया जाता है कि कुंडली के भीतर AB ऊपर की ओर और CD नीचे की ओर अस्थायी चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है, तो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है, जिसमें मैक्सिमम फोर्स लगता है। तो फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम के अनुसार इन भुजाओं AB और CD की भुजा अनिदिश यहाँ पे क्या होगा, धाराएं उत्पन्न होती है। इस प्रकार ABCD में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बस शॉर्ट में लिख दिया ये, तो अभी इस तरह से शॉर्ट में लिख करके काम चला सकते हैं। तो विशेष हम आपको बता रहे हैं, इसको समझने के लिए आप बुक से पढ़िए या फिर वीडियो को पॉज करके पढ़िए या फिर अलग से वीडियो इसको देख लीजिए। और लिखना है तो इसको अपना पॉज कर करके आप लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके लिखिए। चलिए, तो इस तरह से आज हमने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को भी हमने कर लिया। तो आपका फिजिक्स लगभग एक लास्ट चैप्टर है, वो अभी हम आपको कर देंगे, और फिर केमिस्ट्री का भी कर देंगे। अगर टाइम बचा तो बायोलॉजी का भी कर देंगे। तो आप लोग बस डेली आधा घंटा मेरे वीडियो को देख लीजिए, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। लेकिन ये वीडियो ही सब कुछ आपके लिए नहीं हो पाएगा। आप जिस नोट्स कॉपी से पढ़ें हैं साल भर, वो नोट्स कॉपी से आप ज़रूर पढ़ें, वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वो है, ना कि ये वीडियो। हाँ, ये जो नहीं कुछ पढ़े हैं वो देख सकते हैं ये वीडियो, लेकिन जो पढ़े होंगे वही इस वीडियो से कुछ सीख सकते हैं। जो कुछ नहीं पढ़े हैं साल भर, उनको ये वीडियो से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। बस ये रिवीजन के लिए ये वीडियो है, आपको बहुत कुछ ये सिखाएगा नहीं, बस ये रिवीजन करवाएगा ये वीडियो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आप लोग कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, तब तो हम और भी वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग कमेंट जरूर करें कि हाँ सर और भी वीडियो बनाइए सारा चैप्टर का, तो फिर हम और वीडियो बनाएंगे, नहीं तो फिर हम छोड़ देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय, टाटा।